नमस्कार, खेती बाड़ी से जुड़े इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हर अंक में आपके लिए हाजिर होता है। आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि मोटा अनाज कैसे वरदान है और साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई योजना यानी ड्रिप इरिगेशन के बारे में। लेकिन इसके पहले हम नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है कृषि जगत में। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। घोड़ा परास पशु से फसल की सुरक्षा अब पंचायतों के हवाले। डायमंड बैक मॉथ कीट से फूलगोभी को बचाएं। गुलशन टमाटर का उन्नत प्रभेद। जलवायु परिवर्तन के साथ बिहार के किसान घोड़ परास जैसे जंगली पशुओं द्वारा फसल को बर्बाद करने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। बिहार सरकार ने किसानों को इस बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पंचायतों को घोड़ परास को नियंत्रित करने का अधिकार दिया है। कभी बिराने में चहलकदमी करने वाला घोड़ा परास अब लहलहाते फसलों तक पहुंचकर मेहनत से खड़ी की गई किसान की फसल को खाकर अथवा रौंद कर बर्बाद कर दे रहा है। घोड़ा परास से ज्यादा आतंक वाले क्षेत्रों में किसान मक्का, गेहूं, दलहन फसल की जगह मेंथा और लेमन ग्रास उगाने लगे हैं। किसानों की यह समस्या के प्रति संज्ञान लेते हुए प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी पंचायतों को घोड़ा परास को नियंत्रित करने यानी मारने का अधिकार दे दिया है। इसके लिए पंचायतों को राशि उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पंचायतों को यह अधिकार दिया हुआ है कि जो घोड़ परास की संख्या को नियंत्रित करने का अधिकार दिया हुआ है, नहीं इसको मार सकते हैं। कई पंचायत में ये काम हो भी रहा है, उसमें कुछ खर्च भी हो रहा है और उसके लिए भी राज्य सरकार निर्णय ले रहा है उसका अलग से फंडिंग की व्यवस्था हो सभी पंचायतों में, ताकि पंचायत इसको बहुत सुलभ तरीके से घोड़ परास को नियंत्रित करने का काम वो करें। किसान भाइयों, रबी, गर्मा एवं खरीफ मौसम की सब्जियों में प्रायः कीट व्याधि की समस्या रहती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी को डायमंड बैक मॉथ और कैबेज सेमीलूपर कीट नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन समय रहते ही हमारे किसान भाई इन कीटों का प्रबंधन कर लें तो न्यूनतम कीटनाशकों के प्रयोग से ही फसल सुरक्षित हो जाती है। इसमें नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% का फल पर छिड़काव लाभप्रद होता है। साथ ही कीटों में प्रभावित पत्तियों को तोड़कर हटा दें। इसके अलावा क्लोरोपायरिफॉस 20% ईसी का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से आपको बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। केंद्र सरकार लगातार किसानों को समेकित खेती और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जोर फसल विविधीकरण पर भी है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा है। प्रगतिशील किसान आज यही कर रहे हैं, इसीलिए उनकी खेती मुनाफे की खेती बन गई है। वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड स्थित नारायणपुर गांव के किसान भगवान सिंह धान, गेहूं के साथ साथ सब्जी भी उपजा रहे हैं। पहले फूल गोभी और फिर बैगन। कम समय में बेहतरीन मुनाफा का माध्यम है सब्जी की खेती, और यही खेती अगर जैविक विधि से की जाए तो सब्जी का स्वाद काफी लाजवाब हो जाता है, साथ में अच्छे स्वास्थ्य की भी गारंटी। भगवान सिंह ने बैगन की खेती में लागत 2000 रुपए प्रति कट्ठा लगाई, जबकि मुनाफा 6 से 7000 रुपए प्रति कट्ठा मिल रहा है, ऐसा कहना है भगवान सिंह का।
पशुपालक किसान भाइयों, अभी के मौसम में खासकर तापमान को लेकर काफ़ी बदलाव देखे जा रहे हैं। दिन में ज़्यादा तो रात में कम। ये मौसम मुर्गियों सहित तमाम पशुओं के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इस मौसम में इनका विशेष प्रबंधन ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, टमाटर के कुछ उन्नत प्रभेद ऐसे हैं जो हर मौसम में उपजाए जा सकते हैं। चूंकि टमाटर की मांग सालों भर बाजार में रहती है, ऐसे में आप उन्नत प्रभेद से पूरे साल टमाटर की खेती कर बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। टमाटर का सबसे बेहतरीन प्रभेद कृषि वैज्ञानिक गुलशन को मानते हैं। इसके अलावा हिमसोना, अर्का सौरव प्रभेद भी हैं, लेकिन गुलशन और हिमसोना को आप किसी भी मौसम में किसी भी जगह लगा सकते हैं। ये आपको बढ़िया उत्पादन देगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बना हुआ है। सोनम चावल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3000 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सरवती गोल्डन गेहूं 3800 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। लेकिन उत्तरी पछुआ हवाओं से सुबह और रात में कनकनी बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्का के खेत में पर्याप्त नमी न होने पर फसल की सिंचाई अवश्य करें। स्टेम बोरेर को नियंत्रित करने के लिए कार्वेरिल 50 WUP 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से या डाइमेथोएट 30% EC 250 मिली एकड़ की दर से छिड़काव करना न भूलें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की नई और महत्वपूर्ण जानकारियों को। अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई बहनों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटा अनाज बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में इसके मना रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज, जिसको हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और पोषक तत्व तो भरपूर ही है। साथ ही साथ कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें है। तो इसकी उत्पादकता कैसे करें और साथ ही साथ बाजार में इसकी बिक्री कैसे करें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा रानी जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं मोटा अनाज, मतलब मोटे अनाज की क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, और ख़ास करके मोटा अनाज क्यों। चूँकि पहले आप सुनते होंगे, आपको कुछ जानते होंगे, कुछ सुने होंगे कि मोटा अनाज की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी। रागी, ज्वार, बाजरा, इस तरह की जो भी कई है जिसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ। लेकिन मोटा अनाज की खेती अब लोगों ने छोड़ा। हरित क्रांति आई, लोगों में बदलाव हुआ किसानों के प्रति, लेकिन अब फिर से वहीं पहुंच रहे हैं कि मोटा अनाज हमें चाहिए, चाहे वो ब्राउन राइस के रूप में हो, दलिया हो या जो भी हो अन्य। तो क्या है मोटा अनाज, क्यों उसकी ज़रूरत है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद की प्रधान और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर शोभा रानी। डॉक्टर शोभा, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोटा अनाज, सबसे पहले तो हमको ये क्लियरिफाई कीजिए कि मोटा अनाज है क्या। प्रमुख जो मोटे अनाज हैं थोड़े बड़े, ज्वार और बाजरा, और जो लघु धान्य अनाज है उसमें कई तरह के छोटे छोटे महीन दाने वाले, जैसे आपको रागी हुआ, जिसे मड़ुआ भी कहते हैं, चीना, सामा, कोदो, कुटकी और कांगनी, इस तरह के कई अनाज आते हैं जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारे प्रदेश में बहुत पहले किसान भाई मोटे अनाजों की खेती अच्छी खेती होती थी। सभी लोग मोटे अनाजों का अपने भोजन में उसको सम्मिलित करते थे। लेकिन वही जब हरित क्रांति आई, मतलब 60 के दशक में गेहूं और धान का उत्पादन हमारे देश में बढ़ा और किसान भाई अंधाधुंध रूप से खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग किए या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण गेहूं और धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा और उसका कवरेज बढ़ता गया और मोटे अनाज का एरिया, क्षेत्रफल कम होते गया। लोग मोटे अनाज को धीरे धीरे छिन्न समझ के छोड़ने लगे, यह समझ के कि अच्छा, आप देखें कि मोटे अनाज की खेती बहुत आसानी से, कम मेहनत में हो जाता है, तो उसको लोग समझने लगे कि ये छिन्न अनाज है। उसकी महत्ता कम आंकी जाने लगी और यही कारण है कि लोग मोटे अनाज की खेती धीरे धीरे छोड़ दिए और अब बहुत कम एरिया में उसका कवरेज हो गया है। लेकिन आज हम पुनः उसी दौर पे वापस आ गए हैं और अपने भोजन में आज के समय में मोटे अनाजों को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। और यही कारण है कि वर्ष 2023 को सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। या जो भी हमारे बुजुर्ग थे वो बताते हैं कि हम लोग के यहाँ कोदो, मड़ुआ, चीना ये इसी सब की खेती होती थी और उस समय इसकी कीमत नहीं मिलती थी। जब धान, गेहूँ, इस तरह के फसल जो महीन अनाज जिसको कहते हैं, वो जब आया तो इसकी कीमत अच्छी मिलने लगी तो किसान इसके प्रति ज़्यादा मुखातिब हुए।
जैसा जो हमारे दादा परदादा बताते हैं। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है कि धान गेहूं की कीमत बमुश्किल 30 से 40 रुपए प्रति किलो है। और मड़ुआ की आप मड़ुआ का कीमत देख लें हम, या इस तरह का जो भी मोटा अनाज है जिसमें अधिक फाइबर है, या जो भी मोटा अनाज है, उसका अब कीमत आसमान छू रहा। तो क्या लगता है कि किसानों को मोटे अनाज की तरफ जाना चाहिए और किस तरह से ये फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। किसानों में और आम जनता में यह जागरूकता फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है कि आप मोटे अनाज की ओर जाएं। मोटे अनाज को एक अपने भोजन के संतुलित आहार के एक आवश्यक अंग के रूप में उसको लेवें। क्योंकि आपको हम बता दें कि जितने भी मोटे अनाज हैं उसकी पौष्टिकता आप जो साधारण जो धान और गेहूँ, चावल और गेहूँ खाते हैं उससे कई ज़्यादा अधिक है मोटे अनाजों में। आप बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है मोटे अनाज में। उसमें आपको मुख्य रूप से खनिज पदार्थ के जैसे कैल्शियम है, आयरन है और अन्य फास्फोरस है, ये सब खनिज पदार्थों के ये उत्तम स्रोत होते हैं मोटे अनाज। उतना ही नहीं, उसमें आप विटामिन, मुख्य रूप से विटामिन बी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और फाइबर जिसको रेशा बोलते हैं, रेशा भी सभी तरह के मोटे अनाजों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसका उपयोग करने से अपने शरीर में जो है सो कब्जियत की बीमारी नहीं होती है और कई तरह की गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा अगर हम मोटे अनाज को अपने भोजन में समावेश करें। और हम जो दवा पे पैसा खर्च करते हैं वो हमारा बच जाएगा अगर हम नियमित रूप से इन मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करें। क्योंकि इसमें जो हम बता रहे हैं, जैसे मड़ुआ की बात करते हैं तो वो तो कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी स्रोत है। आयरन भी बहुत ज़्यादा है इनमें। और इन सब मोटे अनाजों का प्रयोग करके आप बच्चों में आप देखिए तो कुपोषण को दूर किया जा सकता है। उसी तरह गर्भवती महिलाएं हैं या किशोरी बालिकाओं में खून की कमी, एनीमिया को दूर किया जा सकता है। तो पौष्टिकता तो भरपूर है ही। दूसरी बात यह है कि इसलिए मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रहा है कि आज जलवायु परिवर्तन का समय है। आप देख रहे हैं कि मानसून बहुत कम हो रहा है, अनिश्चित है मानसून। तो जो सुखाड़ वाले प्रदेश हैं उसमें आप पाएंगे कि मोटे अनाजों की खेती आसानी से होती है, क्योंकि मोटे अनाजों में सुखाड़ को सहने की क्षमता, सूखा सहने की क्षमता है। इसलिए जो ऊंचे ज़मीन है जहाँ पे ज़्यादा पानी की कमी है, सिंचाई जल का अभाव है, वहाँ मोटे अनाजों की खेती काफ़ी अच्छे से हो सकती है। दूसरी बात है कि इन अनाजों के, इन फसलों में आप जैसे धान और गेहूं में बहुत ज़्यादा कीट बीमारी लगता है, कीटनाशक दवा का छिड़काव होता है। इन मोटे अनाजों की खेती में यह फ़ायदा है कि इसमें कोई कीट बीमारी नहीं लगती है, कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बीमारी नहीं लगता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये रोग प्रतिरोधी होते हैं, पौधा रोग नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि आपको जो रासायनिक खाद जो बोलते हैं इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं है। मोटे अनाज की खेती करते हैं तो उसके फसल को खाद की भी ज़रूरत नहीं, बिना खाद पानी के ही वो काफ़ी अच्छा उससे उत्पादन होता है। यह बात हुआ। अच्छा, आपको पानी कम लगता है तो आपका जो भूमिगत जल आप देख रहे हैं ना कि धान गेहूं की स्थिति में क्या देख रहे हैं, जो परंपरागत कृषि हो रहा है उसमें आपका मिट्टी के अंदर जो भूमिगत पानी है उसका लेवल कम होते जा रहा है। और आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो आप पानी के लेवल को भी मेंटेन रख सकते हैं। उसी तरह आप खाद का, रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप जो है सो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी के सेहत को मजबूत रख सकते हैं। हमने मोटे अनाज की खेती को छोड़ा था, वही कारण आज हमें मोटे अनाज की खेती के लिए जोड़ रहा है। मतलब हम कीमत के चलते छोड़े थे तो आज कीमत के चलते ही हम उससे जुड़ना चाहिए हमको। और मोटे अनाज की कीमत ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आमदनी के लिए बेहतर स्रोत बन सकता है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी मैडम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, देखा आपने कैसे मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। किसान भाइयों, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं पानी जो कि जीवन का आधार है। खेतीबाड़ी हो या जीवन, दोनों में पानी बेहद महत्वपूर्ण है और खेतीबाड़ी में तो सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है, खासकर पारंपरिक खेती में। इसीलिए हमारी सरकार भी नई योजनाओं के तहत ड्रिप सिंचाई योजना को लेकर आई, जिससे खेतीबाड़ी में पानी की बचत भी होती है। आइए जानते हैं कि कैसे इस योजना का हम लाभ उठा सकते हैं और किस प्रकार इसका क्रियान्वयन करें, हमारे कृषि विशेषज्ञ मनीष कुमार जी से।
नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी हो वो आपकी जो आर्थिक लाभ है उसके साथ साथ आपकी जो खेती किसानी में जो आपका ज्ञान है उसकी भी वृद्धि हम कर सकें। और इसी क्रम में आज हम पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी में आए हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है वह है सूक्ष्म सिंचाई के लाभ। जी हाँ किसान भाइयों, जो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, वो फव्वारा विधि से कितनी अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो गेहूं की फसल खेत में लगी हुई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी सिंचाई हो पा रही है और पैदावार को वृद्धि करने में भी ये सहायक है। और आने वाले वक्त की ये ज़रूरत है कि हम पानी की बचत करें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के विषय वस्तु विशेषज्ञ मनीष कुमार। मनीष जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्ते। सबसे जो पहला सवाल है जी, वो हम ये जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है क्या? जी नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो है अवेलेबल वाटर सोर्स जो है 80% से भी ज़्यादा जो है हम लोग सिंचाई में इसका उपयोग कर रहे हैं। और ये सिंचाई हम आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो हमारा देश जो है पूरे विश्व में सबसे सिंचित एरिया रखने वाला है, लेकिन अभी भी जो है वाटर की क्राइसिस है, इरिगेशन के लिए वाटर की क्राइसिस है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ऐसे पद्धति को अपनाना है, प्रणाली को अपनाना है जो कम पानी में जो है अधिक से अधिक जो है एरिया को हम लोग सिंचाई कर सके और फसलों को सिंचाई कर सके। ऐसे में जो है बहुत से तकनीक को अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है सूक्ष्म तकनीक जो है सबसे सर्वोत्तम है, जो कम पानी में पौधे को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है आपको पानी उपलब्ध कराती है और इससे पौधे की बढ़वार जो है बहुत अच्छी होती है। सूक्ष्म सिंचाई जो है एक आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन एवं सबसे आधुनिक सिंचाई की प्रणाली है। सूक्ष्म सिंचाई आज के परिदृश्य में देखा जाए तो ये सबसे बचत करने वाली सिंचाई की मेथड है, प्रणाली है। जी, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी क्रम में हम ये जानना चाहते हैं कि जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, जो परंपरागत हमारी जो कृषि प्रणाली थी उसमें हमारे किसान भाई जो थे वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा खेत में ये उपयोग ला करके वो सोचते थे कि इससे पैदावार की ज़्यादा बढ़त होगी और हमारा फसल जो है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन पानी को बचाने के लिए उसको सिंचित रखने के लिए और जिससे भूमि का ये पोषक तत्व बरकरार रहे, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो किस विधि से हमारे किसान भाई अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं? जब हम लोग पारंपरिक विधि अपना रहे थे, जहाँ पर जो है वाटर यूज इफिशिएंसी एक वर्ड है, जहाँ पर क्या है पानी जो है कितना जो है प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है। तो अगर जो हम पारंपरिक विधि जो अपना रहे थे उसमें जो है 30 to 40% जो है पानी जो है आपका जो है ग्राउंड वाटर में जो है लीच कर जाता था, सतह में चला जाता था, इवेपोरेट कर जाता था, निचली सतह जी निचली सतह में चला जाता था। प्लांट जो है सिर्फ 60% ही जो है उसको जो है कर पाता था। लेकिन जब हम लोग इस तरह के तकनीक को, आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे तो आप मान के चलिए जो 80 से 90% तक जो है वाटर यूज इफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे हमारा पौधे का बढ़वार बहुत अच्छा होगा और जो है हमारा उससे जो है बहुत सा बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि हमारा जो है पौधे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा सबसे अच्छा क्या है, जो हमारा पैदावार जो है आपका जो है 30 to 40% जो है इंक्रीज कर जाएगा, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सप्लीमेंट माना जाएगा अगर ये पद्धति जो है धीरे धीरे किसानों तक पहुंचती है। इसके अलावा जब हम लोग जो है जब सूक्ष्म सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, जब हम प्लांट को इसमें क्या है हम लोग डायरेक्ट पानी देते हैं। सर ये हम जानना चाहते हैं कि कई किसानों का हमारे पास ये सवाल आते रहता है कि जो ऊंची भूमि है या बंजर है, परती है, उसमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की क्या उपयोगिता है और किस तरह से हमारे किसान भाई
बंजर और परती भूमि में भी इसका उपयोग करके पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई जो बेसिकली दो तरह का होता है, जिसमें आपका जो है एक जो है फव्वारा विधि और एक है टपक विधि, जी सर। जो स्प्रिंकलर बोलते हैं और ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। जो स्प्रिंकलर है आपका भी किसी भी ट्रेन मतलब जो आपका अंडुलेटेड लैंड है, किसी तरह का पड़ती ज़मीन है, आप जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और जो है आप वहाँ पर फ्रिक्वेंट इरिगेशन देके जो है आप जो है पौधे का बहुत अच्छा बढ़वार कर सकते हैं। और जो आपका ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, जो आपका पौधे के डायरेक्ट, ये बेसिकली जो है आपका जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बहुत ही उपयोगी है, बागवानी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, सब्जियों के लिए अच्छा है। ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, जो आपके पौधे के रूट जोन में ही डायरेक्ट पानी हम देते हैं। इसमें भी दो तरह का होता है, एक जो है सतही होता है और एक जो है अंदर सतह के अंदर होता है। और इसमें भी ऑनलाइन और इनलाइन होता है, जो पौधे को जो है डायरेक्ट पानी दे के डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाता है। जी। सूक्ष्म सिंचाई का जो लागत खर्च है, जो इसका जो स्प्रिंकलर का सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत जो स्प्रिंकलर आता है या जो ड्रिप इरिगेशन आता है, जी, तो जो हमारे किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं उसका लागत खर्च क्या है और राज्य सरकार के द्वारा इस पर अनुदान कितना है? किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, जो ये सूक्ष्म सिंचाई विधि है, इस पर जो है सरकार जो है विभिन्न योजना के तहत जो है 90% तक सब्सिडी दे रही है, जिसमें 12% जो है आपको जो है जीएसटी के रूप में आपको पे करना है। और जो आपका लागत मूल्य और जो आपका सब्सिडी है उसको माइनस करके आप जो है उसको पेमेंट करके डायरेक्ट आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, जिसमें जो है आपको हर खेत तक सिंचाई एवं बूंद बूंद अधिक क्रॉप लेने की जो एक मुहिम छिड़ी है, उसके अंतर्गत जो है आप इसमें 90% सब्सिडी लेके, और ये डायरेक्ट जो है भारत सरकार के डीबीटी पोर्टल पर जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट आप बेनिफिट ले सकते हैं। और राज्य स्तर में जैसे आपका जिला उद्यान निदेशालय है, आप वहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और जो है जिला के स्तर पर जो है आप डायरेक्टली जो है उप निदेशक उद्यान से आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या वेबसाइट पर www.horticulture.government.bihar पर जाके डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पद्धति को लगाने के लिए जो ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर है, इसको अपने खेत में आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना मोटे अनाज के बारे में और साथ ही साथ ड्रिप सिंचाई योजना। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।